चंदनपुर गांव में रिंकू अपने पिता रामचंद्र के साथ रहा करती थी। रामचंद्र की पत्नी कलावती का काफी समय पहले ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद से रामचंद्र अपनी बेटी रिंकू की जिम्मेदारियां संभाल रहा था। लेकिन अब रिंकू शादी के लायक हो चुकी थी। रिंकू रंग में काली थी, जिस वजह से उसके लिए ढंग का रिश्ता नहीं मिल पा रहा था और रामचंद्र चाहता था कि उसकी इकलौती बेटी के लिए वो अच्छा और अमीर घर ढूंढे। एक रोज रामचंद्र अपने दोस्त घनश्याम से बात कर रहा होता है। अरे घनश्याम, तूने रिंकू के लिए जो रिश्ता बताया था उसका क्या हुआ? मैं तो अपनी इकलौती बेटी को दहेज देने के लिए भी तैयार हूं। अपनी 1 बीघा जमीन भी बेच दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी रिंकू को कोई दिक्कत ना हो। हाँ हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। लड़के वालों ने थोड़ा झिकझिक किया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि लड़की के पिता दहेज अच्छी खासी दे देंगे, तो वह भी शादी के लिए मान गए हैं। अगले हफ्ते ही लड़की देखकर जाएंगे और सारी बातचीत वहीं फाइनल हो जाएगी। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, उसके बाद मेरे सर से बोझ उतर जाएगा। तू चिंता ना कर, सब हो जाएगा और बात भी बन जाएगी। मैं अपने तरीके से बात करूंगा लड़के वालों से। घर परिवार बहुत अच्छा है और लड़का तो इतना सीधा है कि पूछ मत, बिल्कुल अपनी बिटिया की तरह। और क्या चाहिए? घर परिवार अच्छा हो और मेरी बेटी की निभ जाए। रामचंद्र को तो पहले ही लड़का पसंद था और लड़के वाले का घर परिवार भी अच्छा था। अब अगले ही हफ्ते लड़के वाले रिंकू को देखने आते हैं। आइए भाई साहब बैठिए, मैं चाय नाश्ता मंगवाता हूं। अरे नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, आप भी बैठिए। यह मेरा खास दोस्त है और मैं तो इसे बचपन से जानता हूं, और बिटिया तो मेरे नजरों के सामने बड़ी हुई है। मुझे भी रिश्ता मंजूर है। मैंने बिटिया को फोटो में देखा, मुझे बिटिया पसंद आई। वह मेरी बेटी का रंग थोड़ा सा डाउन है, आप लोग अभी देख लीजिए। बाद को मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की दिक्कत हो उसे या आप लोगों को। अरे भाई साहब, यह तो आपका बड़प्पन है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने सब कुछ देख लिया है, बस आप सामने से लड़की दिखा दीजिए। पहले भी हमें लड़की पसंद है और अब दिखाने के बाद भी पसंद होगी। रिंकू को देखने लड़का और लड़की के पिता अशोक आए होते हैं और वो रिंकू को सामने से देखकर रिंकू को पसंद कर लेते हैं। रिंकू वाकई रंग में काली थी, लेकिन वो बहुत सीधी और समझदार भी थी और इस रिश्ते को जल्द से जल्द पक्का कर दिया जाता है। रामचंद्र अपनी बेटी की शादी तो करता है, लेकिन शादी में घर के सामान से लेकर दहेज तक अच्छा खासा देता है। अब रिंकू शादी के बाद अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुंचती है। अब जब रिंकू की सास कोकिला रिंकू का घूंघट उठाती है, तो वो घूंघट उठाते ही 2 कदम दूर हो जाती है और हाय तौबा करने लगती है। अरे राम रे राम, ये कैसी लड़की उठा लाया। बाप ने दहेज तो ठीक दिया है, लेकिन दहेज के साथ ये लड़की ऐसी, लग रहा है कोयले की खदान से उठा कर लाए हैं इसे। इतने लोगों के सामने तुम्हारा ड्रामा चालू हो गया। बाद में यह सब नौटंकी करना, अभी बाद की रस्म पूरी करो। हाय तौबा, कोकिला बहन सच में कितनी काली बहू लेकर आई हो। लगता है दहेज की लालच में कुछ भी उठा लाई। लड़की लड़के को पसंद है, लड़की मुझे भी पसंद है, और अगर लड़की किसी और को पसंद नहीं तो अब शादी हो चुकी है, तो बातें बनाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ, अभी रस्म पूरी हो जाने दो। ये कोयले की खदान से जो तुम बहू उठाकर लाए हो, इस पर तो सारा मोहल्ला थू थू करेगा। कोकिला अपनी काली बहू को देखकर उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। ये सब सुनकर रिंकू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन रिंकू को पता था कि उसका रंग काला है, जिस वजह से वो बचपन से अपने रंग रूप के ताने सुनती आई थी। अब रिंकू अपने कमरे में पहुंचती है तो रिंकू का पति मोहन रिंकू से बड़े ही प्यार से कहता है। रिंकू, तुम्हें माँ का तो बुरा नहीं लगा? माँ की आदत है बिना बात के बोलने की। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें मैं, बस इतना ही चाहिए।
नहीं नहीं, मुझे माँ जी की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं तो अपने रंग रूप के बारे में बचपन से लोगों से सुनती आई हूँ। रंग का काला होना कोई बुरी बात नहीं, और मैंने तो तुम्हें पहली बार में ही पसंद कर लिया था। शायद मुझे तुम्हारी अच्छाई अच्छी लगी। रिंकू का ससुराल तो अमीर था। ससुराल में रिंकू को उसका पति मोहन और उसका ससुर अशोक भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन रिंकू की सास कोकिला रिंकू के रंग रूप को लेकर 24 घंटे उसे ताने देने लगी थी। एक रोज कोकिला अपनी पड़ोसन के साथ बैठी बातचीत कर रही होती है। तभी रिंकू अपनी सास और पड़ोसन के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, काकी, आप दोनों के लिए चाय। अरे नाना, मुझे नहीं चाहिए तेरे हाथों की चाय। अरे तू तो खाने को हाथ लगाए तो वो भी मैला हो जाए, इतनी भद्दी दिखती है तू। चली जा मेरी नजरों के सामने से। अरे नहीं नहीं कोकिला की बहू, तेरे हाथों की चाय मुझे रास नहीं आएगी। अरे कलमुही करम जली, तुझे मेरे ही घर आना था। दूर हो जा मेरी नजरों से। रिंकू को अपनी सास और पड़ोसन की बात बुरी लगती है, लेकिन बेचारी क्या करती। जब वो इतना ताना सुन ही रही थी तो दो चार ताने और से ही। एक रोज रिंकू को मोहन घूमने बाजार लेकर जाता है। बाजार में मोहन को उसकी कॉलेज की दो लड़कियां मिल जाती है और वो मोहन के पास आती है। अरे मोहन, तू तो छुपा रुस्तम निकला। किसे गोलगप्पे खिलाने लाया है? स्वाति, तू यहाँ? अरे क्या बात है, इतने दिनों बाद दिखे हो तुम दोनों। मैं यहाँ गोलगप्पे अपनी पत्नी के साथ खाने आया हूँ। रिंकू, यह मेरी कॉलेज की दोस्त स्वाति और रेखा, और यह मेरी पत्नी रिंकू। ये तेरी बीवी है? अरे तू कहाँ और ये कहाँ? वैसे तू तो कॉलेज में सबको कहा करता था कि तू ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ जैसी पत्नी लाएगा। फिर क्या हुआ, बिपाशा बासु से भी गई गुजरी पत्नी मिल गई तुझे। अरे स्वाति, तुम कैसी बात कर रही हो? यह मेरी पत्नी है, मुझे पसंद है। तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। सच तो यही है कि तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल मेल नहीं खाती। स्वाति की बात सुनकर मोहन अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाता है और जब घर आता है तो रिंकू उदास होती है। मोहन रिंकू को समझाता है लेकिन रिंकू अपने पति से कहती है, उन लोगों ने कुछ गलत नहीं कहा। मैं जैसी हूँ उन्होंने वैसा ही बताया। लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? अरे बोलने का तरीका होता है। उन सबको छोड़ो और तुम मुझे यह बताओ, तुमने बीच में पढ़ाई को छोड़ दी? तुम मेडिकल कर रही थी ना? पापा जी ने मुझे सब बताया था। वो पढ़ाई मैंने कब की छोड़ दी। अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने घर परिवार गृहस्थी में समय देना चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। मैं कमाकर तुम्हारे मेडिकल का खर्चा उठाऊंगा और तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना पूरा करूंगा। मोहन रिंकू को बहुत सपोर्ट कर रहा था और वो अब रिंकू की मेडिकल की पढ़ाई शुरू करवा देता है। रिंकू भी पढ़ने लिखने में तेज थी और तो और कुछ ही महीने में रिंकू अपने मेडिकल की एग्जाम भी क्लियर कर लेती। लेकिन इसी बीच रिंकू के गांव में एक महामारी फैली होती है जिसमें गांव के हर दूसरे तीसरे आदमी को खांसी हो रही थी और ये खांसी इतनी ज्यादा तेज हो जाती थी कि खांसने वाला कई कई मिनट तक खांसता रह जाता और ये खांसने की बीमारी कोकिला को भी हो जाती है। तुम दूर रहा करो, और तुम्हें कहा है कमरे से बाहर मत निकलो। गांव में हर दूसरे तीसरे आदमी को यह खांसने की बीमारी लग गई है। यह किसी महामारी से कम नहीं है, और तुम अब घर के लोगों को भी यह बीमारी करवाने वाली हो। मोहन और बहू तो घर में है, नहीं वरना तुम उन्हें भी यह बीमारी लगा देती। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? छुआछूत कर रहे हो अपनी पत्नी से। मैं सच कह रहा हूं, कोई छुआछूत की बात नहीं है। अगर यह बीमारी मुझे मोहन या बहू को हो गई तो फिर बढ़ती चली जाएगी। कोकिला को अपने पति की बातें बुरी लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों बाद रिंकू अपनी पढ़ाई शहर से पूरी कर आती है और वो अब डॉक्टर भी बन चुकी थी। लेकिन जब रिंकू गांव में आती है तो लोगों की खांसी की बीमारी के बारे में उसे पता चलता है और वो अब गांव में एक शिविर लगवाती है जिसमें सभी की जांच की जाती है और रिंकू गांव में बढ़ रहे
इस महामारी का समाधान ढूंढती है और इसके इलाज के लिए शहर से कई डॉक्टर आते हैं और गांव के लोगों का इलाज करते हैं। हालांकि सप्ताह भर के अंदर ही गांव के लोगों में सुधार दिखता है और कोकिला भी पहले से ठीक थी। बहू, तूने तो चमत्कार कर दिया। पूरे गांव के लोगों को तूने जिस तरह से ठीक किया है, हर कोई दुआएं दे रहा है तुझे। आपकी बहू तो डॉक्टर बन गई है, अब वो बुरी से बुरी बीमारियों का इलाज कर सकती है। बहू, मैंने तुझे कितना गलत बोला। तेरे रंग रूप को लेकर हमेशा तुझे सुनाती रही, लेकिन तूने सब बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया और मेरे बेटे ने भी तेरा साथ दिया। तभी तो आज जो लोग तुझे तेरे रंग रूप को लेकर ताने दिया करते थे, आज वो ही तेरी तारीफ करते नहीं थक रहे। इस घर में मेरा फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता और रिंकू को बहू बनाने का फैसला भी मेरा ही था। क्यों रिंकू बहू, सही कहा ना मैंने? रिंकू बेशक काली थी, लेकिन रिंकू के हौसलों को उसका पति मोहन उड़ान देता है और जल्द ही रिंकू भी अपने पति का सपोर्ट पाकर अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर पाती है।